हाँ, किसी ने हैंड रेस किया था क्या अभी? अतुलेश? सर गलती से हो गया था। हाँ 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 बेटा, नो इशू। एनीवे, वी आर स्टार्टिंग। सर अगर लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी हो तो कहाँ मिलेगी? हाँ, ये ना आलम सर से पूछ लेना, अभी तो उन्होंने क्या एक्सेस मुझे भी नहीं, हमें भी नहीं बताया है। आलम सर भेज दिए, वो कुछ वेबसाइट का उनका काम, मतलब लोडिंग का कुछ हो रहा है, तो वो आपको उधर मिल जाएगा। अभी इमीडिएटली अवेलेबल है कि मतलब मिलेगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मतलब पता नहीं है, लेकिन शायद वो कुछ दिन में ये उसको आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक। ओके सर। हाँ। तो हाँ हाँ, सात्विक मुझे बताइए बेटा कि कहाँ तक हुआ था हमारा? फ्लैजिला प्रोलास पढ़ रहे थे। Okay, so once again in a very sprint we are taking the, so we have seen the prokaryotic cell, no, typical structure of prokaryotic or bacterial cell. So bacterial cell is protected by a common three-layered structure called as cellula, outermost glycocalyx, middle cell wall, and innermost plasma membrane. Individual function is different, but collectively they perform the function of production. Glycocalyx is either slime, that is smooth, or it may be tough in case of capsule, or it is the outermost, so its main function is protection. And then second is cell wall. So the cell shape of the cell is maintained or given by the cell wall. Cell wall is called made up of peptidoglycan. In plant, cell wall is made up of cellulose mainly. In fungi, the cell wall is made up of chitin. In bacteria, the cell wall is made up of this thing, peptidoglycan. मतलब इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड प्लस ग्लाइकैन, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी है और पेप्टाइड भी है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ग्लाइकैन जो है ना, वो दो टाइप के होते हैं, नाग और नाग। नाग का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइड, और नाम का मतलब होता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। सो दोनों जो है ना, नाग और नाग, वो मॉडिफाइड या डिराइव्ड शुगर है, अमाइनो शुगर है। और पेप्टाइड, इससे बनता है मतलब पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरिन। तो उसके बाद उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, उसको उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल की जैसा होता है, हर बार मतलब मैक्सिमम, दैट इज लिपिड प्रोटीन बाइलेयर का होता है। उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, दैट इज द मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटी। उसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल विच डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ओके। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, उसको बोलते हैं मेसोसोम। और मेसोसोम इज अटैच्ड टू द this thing, DNA. It is nucleoid. So beside the nucleoid, there may be extra chromosomal genetic material called as plasmids, which are few are many in number, and their replication is not dependent on cell division. Okay, and that's why their number may vary one to few to many, depending upon the type of plasmid. So plasmid can give some extra character of the bacterial cell, like antibiotic production, antibiotic resistance, या heavy metal resistance, या कुछ प्लाज्मिड होते हैं वो एफ फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल देखा कि पिलाय और पिलाय बनाते हैं ना, सेक्स पिलर्स, वो बनाते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, सॉरी, दिस एफ फैक्टर बनाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन प्रोकैरियोटिक सेल। देन उसके बाद होता है उसका पिला एंड फिम्बरी। सो ये तो हम लोगों ने जाना। तो सबसे ज्यादा होते हैं वो फिम्बरी होते हैं, सबसे स्मॉल रहते हैं, ब्रिसल लाइक, और उनका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम में, वाटर के स्ट्रीम में जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो बह ना जाए इसलिए वो रॉक पे चिपके हुए होते हैं, बिकॉज ऑफ द दिस थिंग, दैट इज द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी। पिलाय थोड़े बड़े होते हैं फिम्बरी से, लेकिन नंबर थोड़ा ज्यादा होता है। और फ्लैजेला सबसे कम होते हैं, लेकिन सबसे लंबे होते हैं। तो फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन, पिलायर एंड फिम्बरी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पिलिन। पिलाय का यूज है
ट्रांसफर ऑफ डीएनए, जैसे कि कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन का रोल है इवोल्यूशन। किसी बच्चे ने मुझे मतलब पूछा था, आपने से शायद होगा, कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का रोल है इवोल्यूशन, क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल दे सकता है। देखो क्या क्या बात है कि नॉर्मली ना बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ना, सो देयर आर नो गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल दे सकता है, वो प्लाज्मिड दे सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया इनटू अनदर बैक्टीरिया। उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एक प्रकार है कॉन्जुगेशन, उसमें बैक्टीरिया का पेयरिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब या सेक्स पीनस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना। इतना सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस। तो एक और बात रह गई कि जो फ्लैजेला है ना, फ्लैजेला किधर गया फ्लैजेला? हाँ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजेला अलग होता है। देखो, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है ना बैक्टीरिया में, तो उसको बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है। तो फ्लैजेला जो होता है ना बैक्टीरिया में, वो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि यूकैरियोट का फ्लैजेला किस प्रोटीन से बनता है? यस, कम ऑन, गॉट माय क्वेश्चन? हेलो, यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या बोला मैंने? प्रोकैरियोट का फ्लैजेला किससे बनता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से, फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो यूकैरियोट का फ्लैजेला किस प्रोटीन से बनता है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यूकैरियोट को जो फ्लैजेला होता है ना, यूकैरियोट फ्लैजेला, यूकैरियोटिक फ्लैजेला, वो बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब पता है ना, यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं। उनमें से फ्लैजेला बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो ट्यूब्यूलिन से बनते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है ना? तो केमिकल स्ट्रक्चर अलग है बैक्टीरिया का फ्लैजेला का और यूकैरियोट के फ्लैजेला का। दूसरी एक बात है कि प्रो यूकैरियोट का, सपोज ये यूकैरियोटिक सेल है, सपोज इसका ये फ्लैजेला है, सपोज ये फ्लैजेला, तो यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्रोकैरियोट को जो फ्लैजेला होते हैं ना, दैट इज नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन शीट। शीट मतलब कवरिंग। तो प्रोकैरियोट में फ्लैजेला में शीट, मेम्ब्रेन शीट एब्सेंट होती है। और दूसरी बात की, मूवमेंट कैसा करता है फ्लैजेला बैक्टीरिया में? अलग करता है, यूकैरियोट में मूवमेंट अलग करता है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला रोटेट हो सकता है 360 डिग्री, और यूकैरियोटिक फ्लैजेला रोटेट होता है सिर्फ 180 डिग्री। मतलब मैं भी मतलब को दिखा रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ। देखो, आपको दिख रहा है, मेरा उंगली दिख रहा है? कैन यू सी माय? यस सर। यस सर। तो ये Yes, ना sir. यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक, वो सिर्फ ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कर सकता है, ऐसे ऐसे 180 डिग्री ओनली, 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन जो प्रोकैरियोट का है ना, वो ऐसे 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। अंडरस्टूड? यस 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 सर। Eukaryotic flagella can rotate in 360 degree, but the prokaryotic flagella, but eukaryotic flagella can move only in the 180 degree. That is the difference. बाद में प्रोकैरियोट का फ्लैजेला का 3 पार्ट होता है। एक तो होता है बेसल बॉडी, और होता है हुक, और होता है फिलामेंट। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। क्लियर है फ्लैजेला? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो उस पे क्वेश्चन मतलब बेसिकली क्या आता है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस क्या होता है ना फ्लैजेला में, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आया इंक्लूजन बॉडीज। और इस इंक्लूजन बॉडीज के प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो हम लोगों ने देखा कि राइबोसोम, राइबोसोम को देखना है। दूसरे होते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी मतलब दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच इंक्लूडेड समथिंग, स्टोर्ड समथिंग, मतलब जो रिजर्व फूड मटेरियल है, सपोज ग्लाइकोजन है, या प्रोटीन है, या फैट है, या कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे फॉस्फेट है, सल्फेट है,
So they are stored in the storage granules या inclusion bodies, and these storage bodies are present freely in the cytoplasm. इसमें मतलब क्या क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखो कि प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है ना, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और इंक्लूजन बॉडीज भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है कि प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, लेकिन इट इज प्रेजेंट नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इंक्लूजन बॉडीज है ना वो दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, नॉट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन विथ मी? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ना मतलब सांस लेना मुझे दिक्कत हो रही है, अभी सर्दी हो गई है, मुझे कोल्ड हो गया है और पूरा ये सब ब्लॉक हो रहा है ना मेरा, लेकिन आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल एज रेगुलर। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, so these are Are the you fine? these are the inclusion bodies which include some material like organic and inorganics, and they are the reserve bodies like glycogen granule store करते हैं ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स है उसको फॉस्फेट रहता है, सल्फेट ग्रैन्यूल्स के अंदर सल्फर रहता है, पीएचपी मतलब एक प्रकार का फैट है, फैट ग्रैन्यूल, ये साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रैन्यूल है। राइबोसोम, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है ना वो 70s टाइप के होते हैं। मतलब क्या होता है कि सपोज ये बैक्टीरिया मैंने निकाले, दिस बैक्टीरिया, ये है यूकैरियोट, तो बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो ये रहते राइबोसोम, ये किस प्रकार के रहते हैं? दे आर ऑफ 70s टाइप। 70s क्या है मैं बोल दूंगा अभी। और यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं 80s टाइप। 80s टाइप मतलब प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म की जो राइबोसोम है वो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से छोटे होते हैं, स्मॉलर रहते हैं। और ये जो कंप्लीट राइबोसोम है ना उसको अगर हमने डिवाइड किया तो उसमें दो सब यूनिट रहते हैं, एक सब यूनिट होता है छोटा वाला और दूसरा होता है बड़ा वाला। एक मिनट ना, हाँ सर अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं बोल दूंगा अभी तो। हाँ हाँ हाँ, अभी 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 कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी अगर कुछ हेल्प लगी तो आपको बताऊंगा। हाँ हाँ मैंने आपको मैसेज करके रखा था एक्चुअली, नो इश्यू सर, थैंक यू। हाँ बाय, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके सो मेरे को सुन रही है ना आप लोग? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सो राइबोसोम प्रोकैरियोट के कैसे होते हैं? 70s टाइप, और वो जो बनते हैं दो सब यूनिट से, एक होता है छोटा सब यूनिट उसको बोलते हैं 30s, दूसरा है बड़ा सब यूनिट उसको बोलते हैं 50s। जब ये जुड़ जाते हैं 30 और 50s और कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग 70s। मतलब ये जो एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट थे स्वीडबर्ग नाम के, उन्होंने इसको यूनिट दिया स्वीडबर्ग यूनिट। और स्वीडबर्ग यूनिट क्या है? सपोज आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्वेंट रख लिया जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन रख दिया, और आपने क्या किया कि सेल को फ्रैक्शन कर दिया और सेल के हर जो ऑर्गेनेल है ना अलग किए, न्यूक्लियस अलग किया, माइटोकॉन्ड्रिया अलग किया, राइबोसोम अलग किए, क्लोरोप्लास्ट अलग किए, हर ऑर्गेनेल को अलग किया, और एक टेस्ट ट्यूब में लिए सिर्फ सिर्फ आपके ये राइबोसोम, और आपने टेस्ट ट्यूब को रख दिया, ऐसे रख दिया, उसको कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं किया। तो क्या होता है कि राइबोसोम कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। तो सेडिमेंट होने के लिए कितना टाइम लगता है उसके बेसिस पे ये यूनिट है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और उसको मेजर करते हैं एस में, मतलब सिल्वर यूनिट में। सो व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेटल एट द बॉटम, and it depends on the mass, that is molecular weight, and obviously because of the gravity। तो अगर कोई मतलब ऑर्गेनेल कोई हेवी है तो उसका एस वैल्यू ज्यादा है, अगर कोई थोड़ा लाइट है तो उसका एस वैल्यू कम है। ओके, तो उससे पता चलता है कि ऑर्गेनेल कितना भारी है, कितना हल्का है, मतलब कितना लाइट है या कितना हेवी है। तो ये पता चलता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से। तो उस तरीके से देखा जाए तो बैक्टीरिया में जो है ना वो कंप्लीट राइबोसोम 70s है, प्लस स्मॉलर एंड प्लस लार्जर, बट स्मॉलर को और लार्जर को अलग किया तो 30 और 50 है। उसका दूसरा मतलब क्या है कि एस यूनिट जो है ना वो एडिटिव नहीं है, मतलब आप उसका एडिशन करके टोटल वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका एक थोड़ा सीन अलग ही है।
क्लियर है आपको? Yes, Yes, sir. क्लियर Yes, हो रहा है sir. ना कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, yes, sir, sir, clear. clear. पक्का पक्का हो रहा है ना क्लियर? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो मैं क्या बोल रहा था अभी कि प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास 70s होते हैं और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर 80s रहते हैं। और अगर वो उस 80s को हमने स्प्लिट किया तो एक होता है स्मॉल सबयूनिट होता है 40s और दूसरा होता है लार्ज सबयूनिट होता है 60s। अगर 60. 60 और 40 को मिला के अगर बड़ा राइबोसोम बना यूकैरियोट का तो वो होता है 80s। दैट इज नॉट 100s, दैट इज इट इज आल्सो नॉट एडिटिव, इट इज नॉट आल्सो एडिटिव। देखो अगर ये राइबोसोम होते हैं ना 70s राइबोसोम, वो कहाँ पे मिलते हैं आपको? 70s राइबोसोम आपको तो प्रोकैरियोट में मतलब बैक्टीरिया में तो मिलते ही है, उसके साथ यूकैरियोट के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन कहाँ पे मिलते हैं? Sir, वो मिलते हैं mitochondria. या माइटोकॉन्ड्रिया पे मिलते हैं, Mitochondria. प्लास्टिन पे मिलते हैं, ठीक है। और एटीएस कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मतलब आरईआर जो होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस पे जो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी जो राइबोसोम रहते हैं ना, वो होते हैं एटीएस टाइप, मतलब 40+60s टाइप। और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो होते हैं ना फ्री राइबोसोम, वो होते हैं एटीएस टाइप। Okay, so 70s are present in both prokaryote and eukaryote, but 80s are present in only eukaryote. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और उसका साइज इस पे ना क्वेश्चन आता है और वो स्कीप हो जाता है, बहुत बच्चों से स्कीप हो जाता है ये क्वेश्चन। राइबोसोम की साइज पूछते हैं, मतलब उसका डायमेंशन पूछते हैं, तो उसका है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। ऐसे जो मतलब कुछ मतलब जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना, मतलब जो 24 का, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी अलग बताऊंगा कि मतलब डेटा कौन सा पहले दिन करना है, एग्जाम के पहले दिन, पहले 4 दिन क्या करना है, एकदम पहले दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, मतलब पिछले दिन क्या करना है एग्जाम का, ये सब मैं उसी टाइम बताऊंगा। तो अभी इस पे भी फोकस करो, क्योंकि ये ऐसी चीजें आप लोग तो भूल जाते हैं, टिपिकली भूल जाते हैं सब लोग, मैं भी भूल जाता हूँ कभी। तो क्या होता है ना कि भूलना हमारा नेचर है, नो वरी। तो कंसेप्ट तो क्लियर आपका है तो अच्छा है, लेकिन वो कभी कभी डेटा भूल जाते हैं ना, तो ऐसा डेटा जो है ना वो मतलब बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है हर बार। एग्जाम का टाइम है तो रिवाइज करो, ठीक है ना, एग्जाम का टाइम है तो रिवाइज करो, कि उससे भी ज्यादा आप मतलब ये करोगे ना, हाँ मतलब रिवाइज करो लेकिन उस पर फोकस मत करो, एम्फेसिस मत करो, कंसेप्ट पे एम्फेसिस करो। कंसेप्ट को क्लियर है तो डेटा आपको आएगा, बाद में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसलिए बोलते हैं राइबोसोम्स आर फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं राइबोसोम को? Site of Factories of protein. Factory of protein synthesis. फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम कहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, साइटोप्लाज्म में हो या चाहे ऑर्गेनेल में हो या चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो, ये एक काम करेगा, वो बनेगा प्रोटीन। अब ये पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं? पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, जगह किधर है? सपोज इधर ना एक एमआरएनए, एमआरएनए आपको पता है ना, जैसे कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है ना और उससे बनता है एमआरएनए। क्या बनता है उससे? mRNA. एमआरएनए। mRNA. और एमआरएनए क्या होता है? ट्रांसलेशन, और उससे बनता है प्रोटीन। तो सपोज एक एमआरएनए है ना, जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एक एमआरएनए पे ये राइबोसोम लोड हुआ है, पहला होता है लोड स्मॉल सब यूनिट और उसके बाद होता है लार्ज सब यूनिट। ओके, तो ये राइबोसोम आगे आगे गया और उसने एक एमआरएनए से एक प्रोटीन बनाया। क्या बनाया? एक एमआरएनए से एक एक Egg प्रोटीन. protein. Protein. ओके। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही राइबोसोम ये आगे निकलता है ना, मतलब सपोज ये एमआरएनए इधर ये स्टार्ट किया, इधर इधर निकला राइबोसोम, थोड़ा आगे गया और वो बना रहा है, अभी प्रोटीन अभी कंप्लीट नहीं हो जाती, बना रहा है। तो जैसे ही ये पहला एंड फ्री हो जाता है ना, उसके ऊपर दूसरा राइबोसोम चिपक जाता है, अटैच हो जाता है और वो भी अपना प्रोटीन बनाना शुरू करता है। जब तक ये पहला वाला आगे निकल जाए ना और दूसरा वाला इधर आए, तो इधर ये जगह खाली होती है तो तीसरा अटैच होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक पहला राइबोसोम आगे गया, जगह फ्री हो गई, दूसरा राइबोसोम अटैच होता है। पहला राइबोसोम और आगे गया, दूसरा थोड़ा आगे गया, पहली जगह खाली होगी, फिर तीसरा राइबोसोम। ऐसे एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम प्रोटीन तैयार करते हैं और एक एमआरएनए से एक राइबोसोम एक प्रोटीन बनाता है।
मतलब अगर उस पे बहुत सारे राइबोसोम मूव कर रहे हैं ना, तो हर राइबोसोम अलग प्रोटीन बना रहा है, एक एक प्रोटीन बना रहा है। मतलब अगर ज्यादा राइबोसोम मूव कर रहे हैं ना, तो एक टाइम पे एक एमआरएनए से ज्यादा प्रोटीन बनते हैं। ये तो आपको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जब हम लोग ऐसे देखते हैं कि एक एमआरएनए को बहुत सारे राइबोसोम साइमल्टेनियसली एक के पीछे दूसरा ऐसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम। मतलब मेनी राइबोसोम ट्रांसलेटिंग सिंगल एमआरएनए इनटू मेनी प्रोटीन। मेनी राइबोसोम ट्रांसलेटिंग सिंगल एमआरएनए इनटू मेनी प्रोटीन। तो एक एमआरएनए से ज्यादा प्रोटीन बन जाते हैं। अगर एक ही राइबोसोम ने उसको ट्रांसलेट किया तो एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा, लेकिन एक साथ एक के पीछे अनेक ऐसे बहुत सारे कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोटीन बनेंगे एक टाइम में। तो आप कोई बोल सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है पॉलीराइबोसोम का, पॉलीजोम का या पॉलीराइबोसोम का? यस, Production of proteins. With the transfer ये तो of एक RNA, they produce more protein. मोर प्रोटीन मतलब एक एक राइबोसोम तो एक ही प्रोटीन बनाएगा ना, तो इनटू मेनी प्रोटीन्स। मेनी मतलब सेम टाइप के मेनी प्रोटीन्स। हाँ, मेनी प्रोटीन्स मतलब सेम टाइप के, मतलब मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। Molecules of protein. या तो इसको एक वर्ड में बोला ना तो ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एक ना बहुत बड़ा बुक है। आपने डीएनए का डिस्कवरी पढ़ा है ना? डीएनए का डिस्कवरी मतलब डीएनए को डिस्कवर किसने किया? 1953 में किया ना, पता है? डीएनए डिस्कवर्ड बाय, डीएनए का स्ट्रक्चर कौन डिस्कवर किया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है तो ठीक है। वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। और वो उन्होंने ना एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। तो उसमें ना उस बुक में एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है। वो लिखते हैं, मतलब वाटसन एंड क्रिक लिखते हैं कि पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो एक एमआरएनए से ज्यादा प्रोटीन बनने हैं और एक ही राइबोसोम कर रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, मतलब लेस इफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन एक उसी टाइम में लगभग एक राइबोसोम एमआरएनए पे ज्यादा राइबोसोम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोटीन बनेंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस का एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करते हैं ये करते हैं, दे Increases पॉलीराइबोसोम efficiency दे of इंक्रीज efficiency of protein synthesis, efficiency of protein synthesis, protein synthesis। इस प्रकार जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको अगर गड़बड़ लगे ना उसमें, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं अब थोड़ा सा साफ सुथरा लिख सकता हूँ ना, नो इश्यू। आप जो भी हर हर छोटा छोटा पॉइंट है ना, जो आप मेरे को मतलब रिफ्लेक्ट कर दो, आप बोल दो, मुझे मैसेज कर दो। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं, आप मन में मत रखो कि सब हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हुई है तो इसलिए मतलब पता नहीं चल रहा है ये स्पेलिंग क्या हो रहा है। छोटी से छोटी जो है ना, तो क्योंकि मुझे भी ना ये ऑनलाइन फॉर्मेट में मेरे को ढालना है अभी तक, ठीक है ना? तो ऑनलाइन का तो मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफलाइन का तो बहुत है। लेकिन ऑनलाइन तो मतलब थोड़ा ही लिया था मैंने कोरोना में। वो भी ऐसे मतलब सीधे बोर्ड पे कैमरा को फोकस किया था, तो मतलब ब्लैक बोर्ड पे, और उससे लिया था, ऐसे डिजिटल नहीं लिया था। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कुछ कोई भी इशू है ना जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो लेट मी नो वेरी वेल। नो इशू, आई डोंट हैव एनी इशू। ठीक है? yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. यस यस। और कोई भी बात आपके मन में चुभ रही है तो आप मुझे बोल दीजिए, नो इश्यू बेटा, नो इश्यू। मन में मत रखो, आपका पढ़ाई होना चाहिए, दैट इज माय अल्टीमेट एम। तो ये तो सबको क्लियर है बिना? Yes, yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके। प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाता है? इधर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब सेम है ना, मैथमेटिकली थोड़ा अलग है लेकिन इधर सेम है। मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है और ज्यादा सेल बनते हैं। तो ना बेसिकली प्रोकैरियोट का डिवीजन और यूकैरियोट का डिवीजन अलग है। यूकैरियोट का डिवीजन होता है माइटोसिस से, लेकिन प्रोकैरियोट का डिवीजन होता है एमाइटोसिस से। मतलब क्या होता है, दोनों में सेम क्या है कि एक सेल जब अमाइटोसिस करेगा या माइटोसिस करेगा तो दो सेल बनेंगे, दो सेल माइटोसिस करेंगे या अमाइटोसिस करेंगे तो चार सेल बनेंगे। वो तो सेम है, नंबर ऑफ सेल डबल होता है दोनों में, चाहे वो एमाइटोसिस हो या चाहे या हो माइटोसिस। लेकिन फर्क क्या है
कि माइटोसिस जो होता है ना यूकैरियोट में, उसमें डीएनए का क्रोमोसोम बन जाता है, मतलब डीएनए कॉइल्ड होता है, बहुत बहुत बार कॉइल्ड होता है, और उसका स्टाउटी स्टम्पी क्रोमोसोम बनता है, थिक क्रोमोसोम बनता है। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है कि डीएनए बहुत बार कॉइल्ड हुआ और उसका क्रोमोसोम बना प्रॉपर ट्रू क्रोमोसोम, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियोइड में जो डीएनए है उसको आप नेकेड डीएनए भी बोल सकते हो, या मतलब क्रोमोसोम, मतलब दैट इज नॉट अ ट्रू क्रोमोसोम, लेकिन उसको आप क्रोमोसोम बोल सकते हैं। Charging back away. सॉरी, Charging. हेलो हेलो, क्या हुआ? Yes, sir. क्या इंटरेक्शन हो गया क्या? No, sir, she is talking to someone else. घर में बोल रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओम दत्ता ना, ओम दत्त ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ओमा दत्त को मतलब, बेटा आप हो लेक्चर में अभी? I'm sorry, sir. हाँ बेटा ना, मतलब पूरा ध्यान दो बेटा, मतलब एक भी मतलब मूवमेंट ना मतलब हट ना पाए, ठीक है ना, थोड़ा पूरा ध्यान दो बेटा इधर। कोई ना इश्यू, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट होगा तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप ध्यान दो इधर। ओके, Yes, sir. या यस यस। आज बच्चे कम है शायद, 9 बजे कितने बच्चे थे? 68, 70. हाँ आज मतलब कल की वजह से क्या? No, sir, examination. शायद हाँ पेपर स्कूल में एग्जाम भी चल रहे बहुत हैं। बच्चे का आपके ऐसा असर नहीं हो रहा है ना कि अभी डिस्टर्ब होगा तो टाइम वेस्ट आएगा? नो सर। No, sir. No, sir. आप बने रहो मेरे साथ। Yes, sir. Yes, sir. सॉरी सॉरी। So, are you fine? हाँ प्रवीण बेटा। Sir, it don't seems to. हाँ प्रवीण बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Sir, it don't seems to that you are okay. हाँ बेटा, थोड़ा सा मेरे को बुखार है एक्चुअली, टेम्परेचर है सुबह से, बट इट्स ओके बेटा, नो इश्यू, आई कैन मैनेज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नीट एग्जाम जो आप दे रहे हो 24 में, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग हर हाल में प्रिपेयर है, छोटी मोटी चीज हम लोग को रोक नहीं सकती, ठीक है। Right, sir. हौसले बुलंद होने चाहिए ना, हौसले बुलंद होने चाहिए। तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हो, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और दूसरी बात कि मतलब ट्रबल भी हो ना तो भी आप हमारे साथ हो, हम एक दूसरे के साथ है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर दैट। हाँ, क्या बोलूं, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ, एक इतना तो हो गया हमारा। सो ये पता चला आपको, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में स्पिंडल फाइबर पता है ना आपको? Yes, sir. Yes, Yes, स्पिंडल sir. फाइबर सेल डिवीजन में देखेंगे क्या होता है, लेकिन स्पिंडल फाइबर अभी तक मतलब अगर मतलब किसी को पता भी नहीं है, याद नहीं है ना, तो इतना रखो कि कोई स्पिंडल फाइबर होता है वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है डिवीजन एक्चुअली, कि क्या होता है कि ना, ये सेल होता है ना, सपोज ये बैक्टीरियल का सेल हो, ये डीएनए है, सपोज ये डीएनए है उसका न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियोइड कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है न्यूक्लियस का, और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है और सेल बढ़ जाता है 2 में। ओके, सो दैट इज द वे ऑफ डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय एमाइटोसिस। सबको क्लियर इतना तक? Yes, sir. Yes, sir. once again वेरी फास्ट मैं लास्ट से जा रहा हूँ पहले तक। हम लोगों ने देखा कि एमाइटोसिस मतलब इट इज अ टाइप ऑफ division in which there is no spindle fiber, there is no formation of DNA into chromosome, there is constriction of the nucleoid followed by the constriction of cytoplasm, so the cell divide into 2, so we can call it as the binary fission or amitosis in case of bacteria or prokaryotic. Then we have seen the ribosomes are of
simple type than or smaller type than the eukaryotic ribosome, because eukaryotic के ribosome जो होते हैं वो होते हैं 80s type, prokaryote के होते हैं cytoplasm के ribosome 70s type. 70s type of ribosomes are present in the prokaryotic as well as in the eukaryotic. In case of prokaryotic, they are present in the cytoplasm near the nuclear membrane. Sorry, cytoplasma membrane. In case of eukaryotic, the 70s ribosomes are present in the organelle like mitochondria or chloroplast या प्लास्टिड other, right? और राइबोसोम है, they are the factories of protein synthesis. उसका डायमीटर है, डायमेंशन है 15 नैनोमीटर by 20 नैनोमीटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक दो बार क्वेश्चन आ गया है नीट में, आ भी सकता है क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं वो, ठीक है ना. और वो जो राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्योंकि सेल का तो कवरिंग है ना मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. तो ये तो हम लोगों ने देखा राइबोसोम. और प्रोकैरियोट की भी देखे तो राइबोसोम जो बेसिकली है ना वो दो पार्ट से बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए. उसको हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है ना. तो राइबोसोम यूकैरियोट थे 80s मतलब 50 + 30, और पॉलीसोम मतलब पॉलीराइबोसोम मेनी मोर राइबोसोम साइमल्टेनियसली ट्रांसलेटिंग सिंगल mRNA into large number of protein that increases the efficiency of protein synthesis. So at the same time so many number of proteins are produced from the same or single mRNA. Same type of protein but large in number, multiple copies of the same type of protein. क्योंकि एक mRNA से तो एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा एक बार, मतलब एक टाइम पे ट्रांसलेशन में. सो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस की इंक्रीज हो जाती है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम से, ठीक है. इतना तो ठीक है, इतना तो हमने देखा राइबोसोम ने. तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. इंक्लूजन बॉडीज दे आर आल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि सेल्स तो सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड है, बाकी का कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है प्रोकैरियोटिक में. सो इंक्लूजन बॉडी मतलब दैट इंक्लूड समथिंग लाइक स्टोरेज मटेरियल, मतलब ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होते हैं, साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रैन्यूल होते हैं, वोलेटिन फॉस्फेट ग्रैन्यूल होते हैं, सल्फेट ग्रैन्यूल होते हैं. स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल और सब इनऑर्गेनिक मटेरियल. कैन यू एबल टू कैच मी इफ यू आर गिविंग वेरी स्प्रिंटली? Yes, sir. Catch. Yes. Yes, sir. You're fine, sir. This is just revision. So if you are not getting that, just let me know. Everyone is able to catching now. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Because this is just revision. और एक देखो, आप लोग जब रिवाइज करते हो ना बेटा, रिवाइज करते हो ना, तो मैं आपको टिप देता हूँ. एक मतलब कुछ टिप मैं देता रहूंगा, लेकिन आपको कंपल्सरी फॉलो करनी है बेटा, क्योंकि मैंने ना बहुत मतलब पढ़ा है कि हाउ आवर ब्रेन रीड, हाउ आवर ब्रेन अंडरस्टैंड, हाउ आवर ब्रेन रिटेन और हाउ आवर ब्रेन एनालाइज. तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक साइंटिस्ट है डैनियल गोलमैन की, उन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस. उसमें एक देखा लिखा कि हमारा इमोशंस कैसे वर्क करता है, और उसमें थोड़ा सा ये भी लिखा था कि हम लोग जब मतलब कोई भी लर्न करते हैं ना तो कैसे हो जाता है. बाद में मैंने लर्निंग मतलब हाउ द ब्रेन एक्चुअली लर्न द मैकेनिज्म. तो मैं एक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ट्रिक बताऊंगा ना तो मेरे पॉकेट से नहीं बताऊंगा, जो भी मतलब कोई मतलब ब्रेन वाले चैप्टर से मैंने पढ़ा होगा हायर स्टडीज में या कुछ मतलब रेफरेंस बुक में. So I'm able to tell you that thing, I think. So please follow this thing if you like this thing. Yeah, you can develop your own way. That is not a issue. But आपको कोई ना कोई मतलब प्रयास तो करना है. तो मैं क्या बोल रहा था कि जब आप लोग जब भी कोई मतलब रिवीजन कर रहे हो ना, तो पहली बार रिवीजन आप स्लो करते हो, ठीक है. पहली बार पढ़ते हो तो मतलब समझ के पढ़ते हो, हर शब्द का मीनिंग समझ के पढ़ते हो, उसको मन में विचार करते हो, उसके ऊपर एनालाइज करते हो, थिंकिंग करते हो. उसको बोलते हैं चिंतन करना, हिंदी में चिंतन करना बोलते हैं, उसपे एनालाइज करना बोलते हैं, इंटरप्रेट करना बोलते हैं, परस्यू करना बोलते हैं. वो करके करते आप समझ जाते हो. बाद में सेकंड टाइप जब रिवीजन होता है उसका तो थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन जैसे कि 3-4 बार रिवीजन हो गया ना तो ऐसे फास्ट आप रिवाइज करते जाओ, फास्ट रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ. रुके मत, पॉज नहीं लेना, कोई नो कॉमा, नो पंक्चुएशन, नो एनीथिंग, नो एनी क्वेश्चन मार्क, हॉल मार्क, नो एनीथिंग, ठीक है ना. पढ़ते जाओ. तो उसमें क्या होता है ना, आपका विजुअल मेमोरी जो होता है ना, जो आप देखते हो फास्ट से, वो ज्यादा अच्छा काम करता है आपके साथ. ओके, सो आई एम गोइंग दिस. तो हम लोगों ने देखा कि क्या चीज है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के या सेल के अंदर. तो हम लोगों ने देखा ये जो राइबोसोम है, इंक्लूजन बॉडीज है. बाद में हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोटाइड तो नेकेड डीएनए है. नेकेड डीएनए मतलब ज्यादा उसको क्रोमोसोम तो ट्रूली नहीं बोल सकते, लेकिन आप जबरदस्ती क्रोमोसोम बोल भी सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट अ ट्रू क्रोमोसोम, बिकॉज डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है. अगर डीएनए के साथ हिस्टोन रहता है तो डीएनए प्लस हिस्टोन इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन प्लस नॉन हिस्टोन कॉल्ड एज क्रोमोसोम. तो प्रोकैरियोट में तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो उसको क्रोमैटिन नहीं बनेगा. तो डीएनए एंड क्रोमोसोम इज ऑलमोस्ट सेम. सो आप क्रोमोसोम को नेकेड डीएनए भी बोल सकते हो या
कुछ हद तक क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट अ ट्रू क्रोमोसोम। ओके, सो एक किसी भी वाइटमिन, सपोज एनिमल या प्लांट में क्या है, अलग अलग स्पेसीज है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ डीएनए अलग अलग है। मतलब ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ डीएनए 46 है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी और ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई हो, उसमें 4 पेयर्स है, 8 क्रोमोसोम्स है। तो अलग अलग में अलग है, लेकिन कोई भी स्पेसीज हो बैक्टीरिया का, all species of bacteria show only one main genomic DNA, that is single circular DNA, coiled DNA, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ओके, और beside the nucleoid there may be one or few or many more plasmid. Plasmid हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, and plasmid gives some extra character. So in biotechnology, genetic engineering, these plasmids are used as a cloning vector. वेक्टर मतलब क्या, सपोज ये प्लाज्मिड निकाल लिया बैक्टीरिया से, प्लाज्मिड को कट किया, उसको लीनियर कर दिया, उसमें जो उसका आपको जो जीन चाहिए वो जीन उसमें लाइगेट किया, ज्वाइन कर दिया, और ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने एक बैक्टीरिया या प्लांट या एनिमल के सेल के अंदर डाला, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको बारे में हम लोग ज्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी 12th स्टैंडर्ड में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। आप उनको इतना एक सेंटेंस याद रखना है अभी के लिए, एमसीक्यू आता है तो, कि in biotechnology or in the genetic engineering, plasmids are used as a vector. In biotechnology, that is in the genetic engineering, plasmids are used as a vector. Plasmids are used as a vector. Plasmids are used as a vector. Vector means what? These are the material which are used to transfer the genes from one organism into another organism. ये तो भूल जाओ, अभी इतना ही याद रखो अभी तक के लिए कि plasmids are used as a vector in biotechnology or genetic engineering. That's it. So plasmids can give some extra feature, advantage to the bacteria. तो किसी ने मतलब अगर उसके पास कुछ एफ फैक्टर है तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। किसी ने मुझे पूछा था कि कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशन इन बैक्टीरिया। ओके, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है, मतलब प्लाज्मिड अलग अलग के टाइप के होते हैं या नहीं भी होते, तो डिस्पेंसिबल है। मतलब अगर प्लाज्मिड रिमूव किया तो भी बैक्टीरियल सेल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो मेन डीएनए से कंट्रोल होता है बैक्टीरिया में। ठीक है ना, तो ये तो प्लाज्मिड हो गया। बाद में मेसोजोम, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो अंदर के साइटोप्लाज्म के अंदर में फोल्ड हो जाता है इंटर द सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं मेसोजोम। एंड मेसोजोम का फंक्शन क्या क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए टू डॉटर सेल, क्योंकि एक सेल में एक ही स्टोरी चाहिए, तो डीएनए रिप्लिकेट हो गया, डबल डीएनए बन गया। अभी सेल का कोई डिवीजन होना बाकी है, सेल भी अल्टीमेटली डिवाइड हो गया और डीएनए भी डिस्ट्रीब्यूट किया एक एक हर सेल में, so that each cell will have only one genomic DNA, but it can have many more plasmid DNA. That is a different thing. So per cell एक ही DNA होता है, genomic DNA मतलब main DNA, that is the nucleoid DNA. So ये जो करता है काम, equal distribution of DNA after cell division, तो ये होता है मेसोजोम का काम। मेसोजोम जो है ना, उस पे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं उसके that is helpful for aerobic respiration. So that is analogous to mitochondria, because mitochondria जो यूकैरियोट में करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज द एटीपी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वही काम प्रोकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन में ये मेसोजोम करता है। सो मेसोजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे आर एनालॉगस। एनालॉगस मतलब क्या, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। होमोलोगस क्या, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट। तो उसके हिसाब से मेसोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट का मेसोजोम हो गए एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, बाद में हम लोगों ने देखा ना, एक पॉइंट रह गया मेरे से, एक उसका मतलब है वो सॉरी वो पॉइंट है, उसका नाम है क्रोमेटोफोर। क्या है, क्रोमेटोफोर। सबको समझ में आया ना मैंने क्या रिवाइज किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पक्का sir. पक्का पक्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये तो मेसोजोम हो गया। ये किसी किसी सेल में ना, ये जो मेन मेसोजोम तो रहता ही है, मेन मेसोजोम जो कनेक्ट होता है इससे न्यूक्लियोइड से, वो होता है, लेकिन और इसके साथ भी कोई एक्स्ट्रा मेसोजोम रहते हैं, एडिशनल मेसोजोम रहते हैं कोई बैक्टीरियल सेल में, और वो करते हैं फंक्शन फोटोसिंथेसिस का। क्या करते हैं वो मेसोजोम फंक्शन? Photosynthesis. Photosynthesis. मतलब जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट चाहिए ना, पिगमेंट, वो उनमें रहते हैं मेसोजोम में। तो दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं।
एंड ऑब्वियसली दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम लोग मेसोसोम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग, दीज आर कॉल्ड एज, इसको पता है, क्रोमेटोफोर। Chromatophore. क्रोमेटो मतलब कलर, पिगमेंट, कलर ले पिगमेंट। फोर मतलब बियरिंग, फोर का मतलब क्या होता है, बियरिंग। सो दे बियर पिगमेंटेड प्रोटीन्स, सो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और एक कौन से बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया में नहीं रहता है, ये रहता है ऑटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, किसमें रहता है, फोटोट्रॉपिक, Autotrophic bacteria. not autotrophic, because autotrophic can be chemotropic ना, chemotropic में नहीं रहते, सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, फोटोट्रॉपिक में रहते हैं बैक्टीरिया। एग्जांपल आपको पता है फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के? यस, एनीबॉडी कैन टेल द एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया? ये तो सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो गया, उसके अलावा ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना। सो कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं ये? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया, उसको और एक नाम है, वो मतलब ब्लू ग्रीन अलगी, क्या है ये? Blue green Blue algae. green algae. Blue green फॉर algae. एग्जाम्पल। और अलग भी है, मतलब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसमें भी ये अलग। Hydrogen bacteria. सॉरी, Hydrogen bacteria. हाइड्रोजन बैक्टीरिया मतलब बेटा, Three example है. ये क्या फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है? Yes, yes. So those bacteria which perform the function of photosynthesis, then उनके पास एक क्रोमेटोफोर होते हैं, ओके। साइनोबैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ओके। सो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस, तो हम लोगों ने ये पूरा किया अभी प्रोकैरियोटिक सेल से, सब पूरा किया, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो तो डायग्राम आप एनसीईआरटी में देखो, क्योंकि इतना तो क्लियर नहीं है इधर, तो यू जस्ट सी द इन द डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी। यस, कोई को किसी ने हैंड रेज किया, किसको कुछ पूछना है, प्लीज आस्क। Yes. Sir, how are variations introduced in bacteria? सॉरी, हाउ आर Variations introduced in bacteria. वेरिएशंस इन बैक्टीरिया? Yes, sir. मतलब यू आस्किंग अबाउट द जेनेटिक वेरिएशन? Sir, that so he can live more better in the cooking. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, मतलब मुझे पता चल रहा है कि क्या पूछ रहे हो, लेकिन डिटेल में पता नहीं चल रहा है। So ताकि ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सके इन्वायरमेंट को। हाँ देखो, कि हायर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो अलग अलग पेरेंट के जीन्स इकट्ठा होते हैं और दे गिव सम वेरिएशन टू द इंडिविजुअल, एंड दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द वेरिएशन। क्योंकि डार्विन ने कहा कि अगर वेरिएशन है आपके पास तो आपका चांस है सर्वाइवल का, अगर ज्यादा वेरिएशन है तो सर्वाइवल का ज्यादा चांस है, ठीक है ना। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते उनमें क्या एडवांटेज है, उनमें है फास्ट होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल को टाइम लगता है, असेक्सुअल को टाइम ज्यादा कम लगता है। तो असेक्सुअल तो फास्ट है, सेक्सुअल तो थोड़ा स्लो है, लेकिन एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट है ना, तो एक ही पेरेंट के जीन्स जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। लेकिन बैक्टीरिया में क्या है ना, बैक्टीरिया में, वायरस में, इनमें म्यूटेशन का रेट ज्यादा रहता है। मतलब वायरस में तो म्यूटेशन का रेट बहुत रहता है, हर जनरेशन में, हर बार बहुत सारा म्यूटेशन होता है। सो क्या होता है म्यूटेशन? चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल बदलता है किसी कारण से, वो अलग अलग मैं बताऊंगा जब टीच द म्यूटेशन इन द 12th स्टैंडर्ड, ओके। बट जब भी कोई चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में, जीन्स में या डीएनए में, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन सभी चेंज को म्यूटेशन नहीं बोलते। क्या होता है देखो, चेंज तो बहुत होता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे चेंज ना रिपेयर होते हैं। मतलब डीएनए में डैमेज, मतलब चेंजेस या डैमेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे डैमेज होते हैं और रिपेयर हो जाते हैं। और जो डैमेज रिपेयर नहीं होते
वो वैसे ही रहते हैं, मतलब वो म्यूटेशन कहलाते हैं, दैट इज द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। तो वो चेंज जो होते हैं ना, वो चेंज ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया में, कब होते हैं यूकैरियोट में। जैसे कि जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें ज्यादा म्यूटेशन रहते हैं, और जितना कॉम्प्लेक्स है उसमें कम म्यूटेशन रहते हैं। ऐसा क्यों, अगर आपने पूछा तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म में ना एक मैकेनिज्म नहीं रहती, प्रूफ रीडिंग। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? सपोज आपने कुछ लिख लिया तो आप फिर से पढ़ते हो ना, और जो गलत लिखा है उसको आप करेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। वैसे ही यूकैरियोट में, यानी और ज्यादातर हायर यूकैरियोट में, जो भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए रिप्लिकेट करता है, डीएनए को डबल बनाता है, वो एंजाइम ये देखता है कि कहीं ना कहीं डीएनए में डैमेज मतलब है कि नहीं है। अगर उसको लगता है कि कोई मिसमैच है, कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड है, उसको हटा देता है, करेक्ट कर देता है। और वो जो रिपेयर का मैकेनिज्म है, ये रिपेयर का मैकेनिज्म ये प्रोकैरियोट में नहीं रहता है, कम रहता है। वो वायरस में तो बिल्कुल नहीं रहता रिपेयर मैकेनिज्म। तो ऑल डैमेजेस आर म्यूटेशन इन द वायरस, ओके। बट हायर ऑर्गेनिज्म में डैमेज में बहुत सारे डैमेज जो होते हैं, डीएनए में ना सीक्वेंस चेंज होता है, वो बहुत सारे रिपेयर होते हैं। बैक्टीरिया में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, मतलब एक ही पैरेंट के जीन जाके दूसरे पैरेंट, दूसरे मतलब उनके प्रोजेनी में, नेक्स्ट बैक्टीरिया में, ओके। तो जेनेटिक वेरिएशन के लिए मतलब पेरेंट से जो जीन आते हैं वो नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है जेनेटिक वेरिएशन के लिए, बट देयर इज अ म्यूटेशन, so that create the variation in the genetic material. Got the answer of your question? Yes. Okay. Yeah. तो पहले हम लोग देख लेंगे कि what is the difference between the cell plants and animal cell. तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट में प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, अमाइलोप्लास्ट होते हैं। अभी तक आप लिखिए, मतलब ध्यान में रखिए कि प्लास्टिड। सो एनिमल में प्लास्टिड एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। प्लांट के अंदर सेंट्रल मतलब मध्य में बहुत बड़ा सैप वैक्यूल होता है। सैप मतलब उसमें कुछ सैप रहता है। एनिमल में वैक्यूल हो सकते हैं लेकिन सैप वैक्यूल नहीं होता। प्लांट में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं रहते, एनिमल में सेंट्रोसोम रहते हैं, और सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल रहते हैं, वो एक दूसरे से राइट एंगल रहते हैं, हम लोग देखेंगे डायग्राम पे देखेंगे। और दूसरा बात है कि प्लांट में जो गोल्गी बॉडी होती है ना, उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम, और एनिमल में उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्लांट में गोल्गी बॉडीज होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, छोटे और स्कैटर्ड रहते हैं, कम नहीं सॉरी स्कैटर्ड रहते हैं। एनिमल में स्कैटर्ड नहीं रहते, वो न्यूक्लियस के पास रहते हैं। लाइजोसोम जो रहते हैं ना, एनिमल में कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट में रेयरली प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल के सेल के अंदर फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन, प्लांट के अंदर सेल के अंदर फूड स्टोर होता है स्टार्च। एनिमल में जो सेल डिवीजन होता है उसमें फरो पड़ते हैं। फरो मतलब क्या होता है कि सपोज इधर सेल है एनिमल की, ये एनिमल की सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्लीवेज फरो पड़ते हैं, ऐसे क्लीवेज फरो, और सेल में भी क्लीवेज फरो पड़ते हैं, और उससे क्या होता है कि सेल दो में बढ़ जाता है। लेकिन ये हुआ एनिमल का क्लीवेज फरो, सेल डिवीजन। प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में सेल प्लेट होती है। सपोज ये सेल है ना, तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस दो बन गया, दो न्यूक्लियाई बन गए, और उसके बीच अभी सेल प्लेट बनेगी, और ये दो सेल को हम लोग देखेंगे डिटेल में। ये सिर्फ ये ओवरव्यू ले रहे हैं। प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है, एनिमल में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एम्पेस्टल एस्टल बाद में देखेंगे। तो मेन डिफरेंस क्या है इनके लिए? सेल वॉल का प्रेजेंट होना, ये इधर सेल वॉल का एब्सेंट होना, सेल वॉल का प्रेजेंट होना, सेल वॉल का एब्सेंट होना, प्लास्टिड का प्रेजेंट रहना, प्लास्टिड का एब्सेंट होना। उसके बाद सैप का प्रेजेंट रहना, सैप वैक्यूल का एब्सेंट रहना, सेंट्रोसोम का इधर एब्सेंट रहना, सेंट्रोसोम का प्रेजेंट रहना। इतना इतना ज्यादा ध्यान में रखो अभी के लिए, बाद में हो जाएगा। ये चार डिफरेंस इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो रहे क्या बच्चों? No, No, sir. 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 ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में अगर सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल नॉन लिविंग है। उसके बाद प्लांट सेल है तो उसमें वैक्यूल भी है, और बाकी का पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में तीन पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बस इतना याद रखो, इतनी कोई जरूरी नहीं है।
तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, नॉन लिविंग सेल वॉल इन केस प्रेजेंट और एब्सेंट, वैक्यूल रहते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट, और प्रोटोप्लाज्म रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, वैक्यूल जो होते हैं प्लांट में वो पार्टली लिविंग है पार्टली डेड है, मतलब उसके अंदर का सैप जो है ना वो डेड है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसका कवरिंग मेम्ब्रेन है ना, मैं समझा दूंगा मैं आपको डिटेल में, वो लिविंग है। और प्रोटोप्लाज्म का 3 पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, बात ये जरूरी नहीं है आपको, ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक मतलब देख लेंगे जो जो भी ये है ऑर्गेनेल है उसको, ठीक है, यस, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, Sir, यस, गुड नाइट, sir. Good night, sir. Sir, good night. यस यस। गुड नाइट सर। आज तो कोई आया नहीं ना? नो सर। हाँ, ठीक है, आज तो कोई मेहमान नहीं आया हमारे, ठीक है बेटा, आप लेफ्ट कर दीजिए और आपका स्टडी कर दीजिए, या आपको Good night, sir. हाँ सोना है तो सो जाइए, सुबह उठ के आप पढ़ाई करो, लेकिन अभी आपको कम से कम 12-1 बजे तक पढ़ना है, या अगर आप 11:30-12 बजे सो जाते हो तो 5 बजे उठ जाओ पढ़ाई कर लो, या 1-1:30-2 बजे तक पढ़ना है, अगर आप 6 बजे के बाद उठते हो तो एक कम से कम हाँ हाँ, अरुणा कौन है, अरुणा ठाकुर? हेलो, ठीक है, हमको पढ़ना है ज्यादा टाइम, ठीक है सबको क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो, थैंक यू, Thank you, sir. यस, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, sir. बाय, गुड नाइट। सब लेफ्ट हो जाओ क्योंकि मुझे देखना है कोई आ रहा है कि नहीं। चलो, महक, शाइना, भूमि, जागृति सब लेफ्ट हो जाओ, हिमानी